नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा कर दी है। दिवाली और छठ पूजा मतलब नवंबर महीने तक के लिए इसका विस्तार कर दिया गया है। पीएम मोदी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का ऐलान किया है। उन्होंने एक देश एक राशन कार्ड का मंत्र दिया। साथ ही पीएम मोदी किसानों और टैक्स पेयर का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। हालांकि अनलॉक 1 के दौरान की गई लापरवाही से प्रधानमंत्री नाखुश भी दिखे और उन्होंने कहा कि सबके लिए नियम एक समान है। पीएम मोदी ने गरीबों और किसानों के लिए खुशखबरी भी सुनाई। जी हां, कोरोना काल में पीएम मोदी ने छठी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही। समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अन्न योजना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत इसके लिए प्रधानमंत्री जी को जितना गरीबों के तरफ से बधाई धन्यवाद कहा जाए, शुक्रिया अदा किया जाए, वो बहुत ही कम होगा। और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बढ़ेगा कि नहीं, ये तो कन्फ्यूजन था। लेकिन नवंबर तक जो है से कहते हैं अगले 5 महीने तक जो है ये योजना का लाभ 81 करोड़ जो राशनधारी हैं या ये लाभार्थी हैं उनको मिलेगा, है ना। ये किसी को नहीं था उम्मीद। तो अनलॉक 2 में गरीबों को मुफ्त राशन नवंबर तक देने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी और जेडीयू जहां फैसले की सराहना करते नजर आए हैं, वहीं आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि पीएम का ये बयान बिहार में चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने सभी भारत के गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 5 महीने तक का राशन मुफ्त देने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज के उद्बोधन से समाज के कमजोर तबकों को निसंदेह काफी राहत पहुंची है। बड़ी उम्मीद से हम 4 बजे प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने बैठे। कई सारी चीजें ठीक हैं, फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ यही कहना था, इसके लिए तो क्या एग्जीक्यूटिव डिसीजन को प्रेस रिलीज से भी कह देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यही ज्यादा बेहतर भी होता। बिहार चुनाव को ध्यान में रख के सब ऐलान किया, नवंबर तक बढ़ा दिया, छठ पूजा का नाम लिया। तो मैं समझता हूं कि ये डिमांड तो राहुल गांधी जी ने कई बार सरकार से की है कि 6 महीने तक गरीबों को, जरूरतमंदों को अनाज दीजिए, उनके खाते में पैसे डालिए। तो उसमें तो आप सुनते नहीं है। लेकिन अब चूंकि बिहार चुनाव सर पे आ गया, एकाएक गरीब कल्याण की बात करने लगते हैं आप। तो पीएम के संबोधन पर सियासी चर्चा जारी है। इधर बिहार में इस बार चुनाव में कुछ अलग रंग दिखना संभव है, क्योंकि दागी उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है फैसला और इससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच बिहार में इस बार चुनाव में कुछ और बदलाव दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार दागी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है। चुनाव आयोग की ओर से 150 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसके मुताबिक उन्हें अपने दागी उम्मीदवार को चुनने का आधार बताना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें समाचार पत्रों में इसकी सूचना भी प्रकाशित करनी होगी। बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी जरूरी है। चुनाव आयोग के इस फैसले का बीजेपी और जेडीयू ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कदम का हमेशा स्वागत करती है, और लेकिन उसमें एक विषय ये भी है कि आधार कुछ न कुछ इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि किन आधारों पे वो लोग जिस तरह के रिपोर्ट हैं या जो
उन पर क्या चार्जेज हैं, उसके आधार पर विषय आना चाहिए और निश्चित रूप से पार्टी को भी उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। राजनीति के साथ जो अपराध का रिश्ता लंबे समय तक रहा है, उत्तरोत्तर उसमें गिरावट आई है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव तमाम राजनीतिक दलों पर है। लेकिन ताज़ा निर्देश राजनीति के शुद्धिकरण की दृष्टि में एक ऐतिहासिक पहल है। वहीं बीजेपी में विपक्ष के नेता आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दागी को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जाए, इसके लिए स्पष्टीकरण बेहद जरूरी है। यह पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक दलों को इस बात के लिए एकमत होना पड़ेगा और चुनाव आयोग को ऐसा निर्देशित करना होगा कि अगर कोई बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें अपराध है या केसेस ऐसे गंभीर चल रहे हैं, पॉलिटिकल केसेस नहीं, जो केस अपराध से जुड़ा केस अगर है तो फिर ऐसे लोगों को प्रत्याशी न बनाए। और दागी उम्मीदवार का क्या पैमाना है ये पूरी तरह से समझना होगा। हम तो इसके पक्षधर हैं कि आखिर दागी उम्मीदवार बने क्यों, दागी और आपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जाए। चुनाव आयोग का फैसला वाकई स्वागत योग्य है। अगर बिहार चुनाव में इसकी शुरुआत हो गई है तो उम्मीद है इस बार दागी को उम्मीदवार बनाने से राजनीतिक दल परहेज करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं पालीगंज की खबर की, जहां एक साथ 86 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये लोग एक शादी में शामिल हुए थे। इस समारोह में शामिल 110 लोग अब तक संक्रमित मिल चुके हैं। शादी 15 जून को हुई थी और समारोह के 2 दिन बाद यानी कि 17 जून को दूल्हे की मौत हो गई थी। पालीगंज में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे 80 से ज्यादा मेहमानों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है। 2 दिन पहले दूल्हे की कोरोना से मौत के बाद सबकी जांच करवाई गई थी। पॉजिटिव आए सभी लोगों को बेहटा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। प्रभावित इलाका डीही पाली, मीठा कुआ, बाबा बोरिंग रोड और बाजार के इलाके को सील कर दिया गया है। प्रशासन की गाड़ी घूम घूम कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है। टोलों से या जिन मोहल्लों से लोग ये दृष्टिगोचर होकर करके और चिन्हित किए गए हैं, टेस्ट में जो पॉजिटिव पाया गया है, ऐसे टोलों को हम लोग सील करने जा रहे हैं। उसमें कंटेनमेंट जोन बनने जा रहा है और यह कार्रवाई आज ही हो जाएगी। और बाकी जो मेडिकल के स्तर से जो प्रक्रिया होनी है वो सारी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे सभी लोगों को भेजा जा रहा है, आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। 15 जून को लड़के की शादी हुई थी। 16 जून को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बाद में उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़के के पिता का कहना है कि उन्हें लड़के की तबीयत खराब होने की कोई जानकारी नहीं थी, कि लड़के की तबीयत खराब थी, दवा खिलाकर शादी की रस्म पूरी की जा रही थी। हमको कोई जानकारी नहीं था कि माने इस तरह का घटना होने वाला है, नहीं तो हम शादी नहीं करते। दवाइये होते है, दवाइयों होते है, शादियों होते, दवाई सुई पानी चढ़ के आवे थे और फिर घरे विध होते। पालीगंज में 80 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमित मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। आंकड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में लोग मौत को न्योता दे रहे हैं। जरूरत है लोगों के अलर्ट रहने की, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती है। न्यूज 18 के लिए पालीगंज से आदित्य कुमार की रिपोर्ट। इधर कोरोना से बचाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कोरोना से बचाव को लेकर सरकार के कार्यों की जानकारी दी। तो सभी से अपील की गई है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। हम लोग भी आपसे अनुरोध करते रहते हैं और पुनः ये अनुरोध है सभी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपने अपने मीडिया हाउस के माध्यम से भी मास्क पहनने के लिए अवश्य लोगों को प्रेरित करते रहें। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रेजेंटेशन किया था तो 10,000 की कैपेसिटी अब बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा स्वास्थ्य विभाग। तो अब कहा गया है कि कम से कम 15,000 टेस्ट
पर डे की कैपेसिटी प्राप्त करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम तेज होती जा रही है। एक्टर शेखर सुमन और तेजस्वी यादव ने जस्टिस फॉर सुशांत के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया है। शेखर सुमन का कहना है कि सुशांत सिंह की मौत को जितनी जल्दी में आत्महत्या करार दिया गया वो संदेह पैदा करता है। शेखर सुमन का कहना है कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही सामने आ सकता है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि हम लोग मांग करते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि अगर कुछ गलत हुआ है तो भविष्य में बिहार के किसी होनहार युवा के साथ ऐसा ना हो। वो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही लोग। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीनों में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाता है। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि बम्बई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहाँ उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनका कद जो 6 फीट का था तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटकें। और एक नेता विरोधी दल नहीं बल्कि एक नौजवान बिहारी होने के नाते हर कोई जानना चाहता कि आखिर कारण क्या है। कारण बस। और सवाल जो है वो एविडेंस पे उठ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो सुसाइड करने लायक किया हो। एक मिनट बात पूरा हम लोग सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। हम सब लोग उनके परिवार के लोगों से भी मिले। सुशांत सिंह राजपूत जो थे बेहद एजुकेटेड, बेहद टैलेंटेड, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो अब जस्टिस फॉर सुशांत के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। इधर बिहार पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एक ओर जहां पटना में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो दूसरी तरफ दरभंगा में कोसी और कमला बलान के बढ़े जलस्तर ने कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ के खतरे को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ कटिहार और अररिया में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। मॉनसून ने दस्तक दी और बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा समेत राज्य में बहने वाली तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी। पटना में गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की तेजी से बढ़ रहा है। जानकार हैं वो बताते हैं कि हर घंटे प्रति घंटे जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। और यहाँ पे जो है इसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन जो है, आपदा विभाग, राज्य सरकार जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि आप जो नदियों में जो है उससे दूर रहें। हालांकि अभी भी पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जो पटना के लोगों के लिए थोड़ी राहत देने वाली बात है। लेकिन दरभंगा के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान और कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने से जिले के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात ये है कि कमला बलान के पश्चिमी तटबंध से पूरब के सभी 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है, जिसकी वजह से करीब 50,000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी किनारों पर बसे इटहर पंचायत के चौकिया गांव के कई घर तो नदी के बहाव में बह भी गए। यहां तक कि गांव से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़कों पर घुटना भर पानी चढ़ गया है और लोगों को नाव का ही सहारा है। कोई देखे बाहर करे हमरा आर के, हां कि घर कट गए, ओन पान सब कुछ हमरा भाइस गले, कुछ मिले छै हमरा आर के? हां कुछो न करो, वोट देम सरकार के। सरकार की देन हमरा आर के? हां गरीब लोग मरे छी। दरभंगा जैसी ही स्थिति कटिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिली। महानंदा के बढ़े जलस्तर के कारण प्राणपुर विधानसभा के जल्ला हरेरामपुर को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पहले ही पानी में बह गई। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और करीब 70 से 80 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है।
यह सड़क बनने से बस्ती का पूरा इधर ही से जाना आना हो रहा था और बढ़िया सुविधा था। और सुबह मतलब पानी ज़्यादा होने के कारण यह सड़क कटा है, जो कि महानंदा में फुल ओवर होने से कट गया। अररिया में बारिश और बकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से NH 327 पर बने भंगिया बेली ब्रिज अप्रोच पथ पर तेजी से कटाव शुरू हो गया है। आरपी कंस्ट्रक्शन ने 4 महीने पहले ही काम शुरू किया था, लेकिन बारिश की वजह से काम रुक गया और अब शुरू हुए कटाव की वजह से अररिया सिलीगुड़ी मार्ग पर संपर्क भंग होने का खतरा मंडराने लगा है। मतलब मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कुछ इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। देखना होगा कि बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी कितनी राहत दे पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दरभंगा से विपिन, कटिहार से सुब्रत और अररिया से सतीश की रिपोर्ट। तो उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद तटबंधों की सुरक्षा की कवायद तेज की गई है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंधों की मरम्मति के लिए जल संसाधन विभाग तैयारियों में जुटा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच जल संसाधन विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके बांधों के रखरखाव के लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए इस बार नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो तमाम रेन कट्स हैं, जहां मिट्टी भरे बोरे की आवश्यकता होगी, उसको लेकर जल संसाधन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और जगह जगह इस प्रकार की तैयारियाँ की जा रही है। कहा जा रहा है कि 15,000 इस प्रकार के बोरे शहरी क्षेत्र के आसपास के बूढ़ी गंडक के बांध के लिए तैयार किया गया है और फिलहाल यहां से 5,000 इस प्रकार के बोरे को बांधों पर रखा भी गया है और ये काम लगातार अभी चलेगा भी। चूँकि ये इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से जो बांधों का रखरखाव तय समय सीमा के भीतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और इसको लेकर पूरी तरह जिला प्रशासन ने जल संसाधन विभाग को कहा है कि किस प्रकार जिले की जो 3 प्रमुख नदियां हैं, गंडक, बागमती और बूढ़ी गंडक, इन नदियों के जो दोनों तटबंध हैं उनकी मरम्मति का विशेष ख्याल रखा जाए। होमगार्ड्स के जवानों को भी इसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है और लगातार इलाके में बारिश भी हो रही है। कितना बोरा तैयार है यहाँ? 15,000। और कहाँ गया? ये 15,000 कसा हुआ है, 5,000 एसी कोठी के पीछे है, हर स्विच गेट पर रखा हुआ है, कुछ पिचिंग हुआ है और लोग तैयार हैं यहाँ भरने के लिए। बोरा भी रखा हुआ है लेकिन बारिश के कारण भरा नहीं पा रहा। तो जो तैयारी है वो चल रही है और अब भी जो संवेदक हैं उनको ये ड्यूटी दी गई है कि आप अपना काम करते रहें। हालांकि लगातार बारिश की वजह से इस काम में थोड़ी रुकावट आई है, लेकिन जो तैयार मिट्टी के बोरे हैं उन्हें जो रेन कट्स हुए हैं वहाँ लगाने का काम चल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में काम चल रहा है लेकिन बारिश बाधा बन रही है। भाई पूर्णिया की बात करें तो यहाँ पर लगातार हो रही बारिश के कारण सौरा नदी में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से सौरा नदी के किनारे बसे संथाल टोला के लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। कोसी शुरू करें। कोसी और सीमांचल में हर साल बाढ़ आती है और इससे बाढ़ के पहले की गई व्यवस्था की पोल खुल जाती है। हम जहां हैं और जो सीन दिखा रहे हैं ये पूर्णिया शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 के संथाल टोले का है। पिछले साल भी यह इलाका लगभग 4 महीने तक पानी में डूब गया था और यहाँ के लोगों ने काफ़ी इस बातों की शिकायत की थी, काफ़ी नाराज़गी जताई थी और तरह तरह के यहाँ लोगों के आश्वासन मिले थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि सौरा नदी में पानी आया है और शुरुआती दिन में ही फिर सारी झोपड़ियाँ डूब गई हैं। लोग दाहिने तरफ जो ऊंची जगह है वहाँ आ गए हैं और वहाँ अपने बचाव खुद कर रहे हैं, लेकिन इनके हालत को देखने के लिए न तो पिछले साल के बाद आज तक कोई आया है और न अभी आया है। चलिए कुछ बात करते हैं स्थानीय लोगों। कोई आया था जी? अभी तो कोई नहीं आया है। अब पिछले साल जो हुआ उस समय? पिछले साल में कोई नहीं आया था। कोई देखभाल करने के लिए कोई ये नहीं है। वार्ड कमिश्नर भी पहले इलेक्शन से पहले बोला था कहाँ हमको वोट दीजिए, हम आप लोगों को पूरा सुविधा देंगे, रोड देंगे। गांव में देखते हैं पूरा कीचड़ है, हम लोग पूरा परेशानी से रह रहे हैं। बाहर निकलने के लिए जो देख रहे हैं जिधर से आए हैं उधर से पूरा रोड बहुत खराब है, इसकी वजह से हम लोग को निकलने में बहुत दिक्कत होगा। बरसात और बाढ़ ने व्यवस्था की पोल खोल रखी है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये कोई नई बात भी नहीं है। फिलहाल इन प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया।
बड़ी खबर की बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर से। बड़ी खबर जहां पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां एक शादी समारोह में राइफल से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पुलिस एक्शन में आ गई है। ये वीडियो सदर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते परमानंदपुर निवासी रामदेव राय की बेटी की शादी थी। शादी में बड़ी संख्या में बाराती और शरारती मौजूद थे। दरवाजा लगते वक्त बैंड बाजे की धुन पर डांस चल रहा था। इसी बीच एक युवक अपने राइफल से फायरिंग करने लगा। फायरिंग करने वाले युवक का नाम मनोज राय बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैसेज स्पष्ट है कि जो आर्म्स एमुनेशन उनको लाइसेंस का मिला हुआ है उनको व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए दिया गया है, न कि जो है कि हर्ष फायरिंग के लिए दिया गया है। यदि जो है कि इस तरह की घटनाओं में जो है कि उनका आर्म्स लाइसेंस प्रयोग में किया जाता है तो न सिर्फ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके जो है कि आर्म्स लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। तो लगातार सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।